विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि संविधान में जो है हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हमने सभी मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आपने वो सभी क्लासें देखी होंगी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इन क्लासों को देख रहा है, पढ़ रहा है या अपने दोस्तों में इसको शेयर कर रहा है, तो उनसे ये निवेदन है कि वह इन क्लासों को क्रम से देखें, एक के बाद एक क्लास, क्योंकि सभी क्लासें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हमने 6 मौलिक अधिकार देखे और हमने देखा कि जो सबसे अंतिम मौलिक अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। और उसमें भी हमने ये देखा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका 5 प्रकार के रीट जारी करती है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेक्षण लेख और 5वां था अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार के जो है लेख न्यायपालिका के द्वारा जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय इन लेखों को जारी करते हैं। इसके बाद में अब मौलिक अधिकारों को पढ़ने के बाद में अगला जो बिंदु है वो है हमारा इनका मूल्यांकन, यानी जो मूल अधिकार हमें संविधान से मिले हुए हैं तो इनका हम क्या करेंगे, आज मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं यदि हम इनका एवैल्यूएशन करते हैं, यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से लेकर के और आज तक यदि हम इन मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करें, इनका संश्लेषण करें या इनका हम मूल्यांकन करें, तो हमारे सामने ये 5 बातें निकल करके आती है। क्योंकि कहने को तो क्या है कि ये मूल अधिकार हमारे को संविधान से प्राप्त हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम इनके बारे में देखना चाहें तो स्थिति क्या है। तो इस प्रकार से ये जो मूल अधिकार हैं इनका मूल्यांकन यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मूल अधिकारों का मूल्यांकनात्मक विवेचन कीजिए, तो मूल्यांकनात्मक विवेचन कीजिए, तो वहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूल अधिकारों का मूल्यांकन पूछा जा रहा है। तो मूल अधिकारों का मूल्यांकन आप इन 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है अत्यधिक प्रतिबंध। यानी ये जो मूल अधिकार हैं इनके ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक हाथ से तो ये हमें दिए गए हैं और दूसरे हाथ से ये वापस ले लिए गए हैं। यानी ये जो हमारे को मूल अधिकार प्राप्त हैं संविधान के द्वारा, इनके ऊपर हमारी जो सरकार है इसने इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि हम ये कह सकते हैं। तो देखो, मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यह एक हाथ से हमें दिए गए हैं और दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। तो यह है इसका पहला एवैल्यूएशन, पहला मूल्यांकन जो हमने देखा, जो हम देखते हैं। यहाँ रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से तुम्हें याद नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करो कि हम जब देखते हैं इनके बारे में तो हम ये पाते हैं कि एक हाथ से ये हमें दिए गए हैं और दूसरे हाथ से ये वापस ले लिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि इनके ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। दूसरा, यदि हम बात करें तो सामान्य काल में भी दुरुपयोग। अब सामान्य काल का अर्थ यहाँ किससे होगा, शांति काल से। यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, शांति काल। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है तो
इन मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन अभी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो है आपातकाल में भी जो है मूल अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का जो अधिकार है वो स्थगित नहीं होगा। तो आपातकाल में तो क्या है कि मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन हमने क्या देखा हमारे भारतीय इस राजनीति में पिछले 50 या 70 सालों में हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ आपातकाल में तो स्थगित किए ही जाते हैं, लेकिन आपातकाल के साथ साथ जो है इनको शांति काल में भी स्थगित कर दिया जाता है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। 1975 में हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में शांति काल था और कुछ लोग जो है महंगाई को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इंदिरा गांधी ने इन मूल अधिकारों को क्या कर दिया, स्थगित किया। कहने का मतलब शांति काल में भी इनका दुरुपयोग किया गया। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आपातकाल में तो क्या है कि मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि शांति काल में भी अक्सर जो है हमने ये देखा है कि शांति काल में भी जो है इनका दुरुपयोग किया जाता है, यानी इनको स्थगित कर दिया जाता है, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो दूसरा मूल्यांकन आप क्या लिखेंगे कि शांति काल में भी दुरुपयोग, यानी आपातकाल में मूल अधिकारों को स्थगित करना न्यायोचित है, यानी ये तो बिल्कुल उचित है, लेकिन शांति काल में भी इनको स्थगित करना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यानी हमारे यहाँ क्या होता है भारत में कि जो सरकार बनती है वो अपने लालच के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लालच के लिए क्या करती है कि शांति काल में भी जो है इन मूल अधिकारों को क्या कर देती है, स्थगित कर देती है। तो ये भी हमने एक मूल्यांकन के दौरान पाया। तीसरा हमने क्या पाया हमारे भारत के इस राजनीति में पिछले 50 या 70 सालों में कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ थी। हमने ये देखा है कि ये जो मूल अधिकार हैं जो कि संविधान से भी प्राप्त है, ये मूल अधिकार व्यवस्थापिका यानी संसद की निरंकुशता पर क्या नियंत्रण लगाने में क्या है, असमर्थ। यानी संसद, अब यहाँ व्यवस्थापिका को हमारे भारत में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम है, हमारे भारत में इसका नाम है संसद। तो संसद की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने में ये जो मूल अधिकार हैं ये क्या है, असमर्थ। ये हमने एक मूल्यांकन में पाया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि मूल अधिकार नागरिकों को व्यवस्थापिका यानी संसद और विधानसभा जिनको हम कहते हैं कि निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में क्या है, असमर्थ हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी संसद है, हमारी जो राजस्थान या राज्यों की विधानसभाएं जो है ये आज भी क्या है कि कानून बनाती हैं और इस प्रकार के कानून बनाती है कि जो नागरिकों की क्या करते हैं, असुरक्षा करते हैं, सुरक्षा नहीं करते। तो इस प्रकार से ये जो मूल अधिकार है ये हमारी संसद और हमारी जो विधानसभाएं हैं इनके ऊपर नियंत्रण बनाने में क्या है, असमर्थ है। तो ये था तीसरा मूल्यांकन। और चौथा जो मूल्यांकन हमारे सामने आया वो क्या है, आरक्षण का गलत प्रयोग। यानी हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद या प्रबंध हैं कि जिनमें अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है क्या संरक्षण प्रदान किया गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं, हमारे संविधान में क्या किया गया है कि हमारे जो देश में अल्पसंख्यक लोग हैं या जो SC, ST या OBC के जो लोग हैं और इनके कल्याण के लिए जो हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है, आरक्षण की या अन्य कोई व्यवस्था की गई है, तो हमारी सरकार क्या करती है, इसका दुरुपयोग करती है। यानी इन व्यवस्थाओं का जो प्रयोग है
आरक्षण का जो प्रयोग है सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में करती है, यानी इन लोगों से वोट लेने के लालच में जो है इनसे क्या करती है हमारी सरकार, सौदा करती है। ये तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यहाँ पे जो भी सरकार सत्ता में आना चाहती है वह क्या करती है कि आरक्षण का मुद्दा लेकर के और वोट प्राप्त करती है, जबकि आरक्षण तो हमें जो निम्न जातियां हैं, जो नीचे की जातियां हैं, जो समाज में पिछड़ी जातियां हैं, समाज की जो दुर्बल जातियां हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए दिया गया था। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो हमारी सरकार किस में करती है, वोट बैंक की राजनीति में करती है, अपने वोटों को प्राप्त करने के लिए करती है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, चौथा जो मूल्यांकन है उसमें आप क्या लिखेंगे, आरक्षण का गलत प्रयोग। देखो विद्यार्थियों कि मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, SC, ST, OBC के जो लोग हैं उनके लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहने का अर्थ यह है कि इनके लिए हमारे यहाँ संविधान में विशेष संरक्षण यानी इनकी रक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए हुआ है। ये भी हमने मूल अधिकारों के मूल्यांकन में हमारे देश में पाया। और पांचवा जो मूल्यांकन हमने पाया वो क्या था, शोषण का अस्तित्व आज भी। मैंने जब आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे तो समानता के मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 17 पढ़ा था, और अनुच्छेद 17 में हमने ये देखा था कि अनुच्छेद 17 नहीं, हमने देखा था, हमने जो मूल अधिकार पढ़े थे उसमें हमने तीसरे नंबर का जो मूल अधिकार पढ़ा था वो कौन सा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई पहला मूल अधिकार तो क्या था, समानता का अधिकार, दूसरा कौन सा था, वेरी गुड, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा कौन सा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी हमारे यहाँ स्त्रियों, बच्चों और जो गरीब कामगार व्यक्ति हैं उनके शोषण के ऊपर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। यानी हमारे यहाँ स्त्रियों, बच्चों और जो गरीब जो श्रमिक कामगार हैं उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ स्त्रियों का, बच्चों का और गरीब जो कामगार हैं, गरीब जो मजदूर हैं, उनका आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, शोषण हो रहा है। तो एक तरफ तो हमारे यहाँ पे क्या है कि मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध हमारे को अधिकार देते हैं उन लोगों को, और दूसरी तरफ हम देखें आज हमारी इस राजनीति में तो आज भी उनका शोषण हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक तरफ तो संविधान में क्या है कि उनके शोषण के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, और एक तरफ हम क्या देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ महिलाओं का, बच्चों का और जो गरीब मजदूर किसान हैं उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं मूल्यांकन में कि शोषण का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 मूल्यांकन जो हैं, आप यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो लिख देना। आप इसको दोबारा से सुन लेना और एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। पहला, अत्यधिक प्रतिबंध, यानी एक हाथ से हमें दिए गए हैं, एक हाथ से वापस ले लिए गए हैं। दूसरा, शांति काल में भी इनका दुरुपयोग किया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। तीसरा, ये जो मूल अधिकार हैं ये हमारी व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ हैं। चौथा, हमने क्या देखा कि आरक्षण का इसमें गलत प्रयोग करते हैं, यानी जो विशेष संरक्षण हमारे को दिया गया है अल्पसंख्यकों को, उसका क्या करते हैं कि हमारी सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति में इसका प्रयोग करती है, और शोषण का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। तो आप इन 5 बिंदुओं को बार बार लिखें अपनी कॉपी में, और आप इनको बार बार पढ़ें और इनको याद करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे मूल अधिकार का बिंदु। तो हमने मूल अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की परिभाषा पढ़ी, हमने मूल अधिकार का अर्थ पढ़ा, उसके बाद में हमने मूल अधिकार के महत्व और आवश्यकता को देखा था, और फिर हमने मूल अधिकार कितने हैं वो देखे थे, और फिर हमने सभी मूल अधिकारों का विस्तार से अध्ययन किया, और हमने अंत में जो है
क्या कर लिया, मूलाधिकारों का मूल्यांकन भी कर लिया। तो इस प्रकार से यदि तुम्हारी परीक्षा में मूलाधिकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे ये उम्मीद है कि आप उस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मूलाधिकार का ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब ज़रूरत क्या है कि आपको बार बार इन कक्षाओं को देखने की ज़रूरत है और आपको बार बार जो है इनको याद करने की ज़रूरत है। तो आप बार बार इनको याद करने का अभ्यास करें। तो ये थे मूल अधिकार। और इसके बाद में हमने देखा था अध्याय में, जब हमने अध्याय का नाम देखा था तो मूल अधिकार और दूसरा था राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था कि जो मूल अधिकार हैं ये तो हमारे संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, और जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में है। और मूल अधिकार तो कहाँ से कहाँ तक थे, जो मूल अधिकार हैं ये तो अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक थे, और राज्य के जो नीति निर्देश तत्व हैं ये हैं 35 के बाद में अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक। और मैंने आपको 52 में क्या बताया था, राष्ट्रपति, कि हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा। हमने राष्ट्रपति वाला बिंदु भी पढ़ लिया और हमने देखा था कि अनुच्छेद जो 52 है ये राष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है। तो इसलिए 51 तक क्या है, हमारे यहाँ राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं। अब सबसे पहले तो एक प्रश्न ये बनता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या हैं, किसे कहते हैं। तो जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने जब देखी थी, तो उसमें मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा लिखवा दी थी। फिर भी एक बार आप सुन लीजिए कि हमारे भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ध्यान दो प्यारे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी विद्यार्थी मेरे को सुन रहा है या देख रहा है, तो ध्यान से सुनो कि हमारे भारत को लोक कल्याणकारी देश बनाने के लिए और हमारे भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए हमारे संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी ये जो तत्व हैं ये तत्व क्या करेंगे कि हमारा जो राज्य है उसको नीति बनाने का निर्देश देंगे। और नीति कैसी बनाने का, नीति यानी कानून बनाने का निर्देश। देखो आप इन शब्दों पे आओ, यानी ये तत्व क्या करेंगे कि जो हमारी राज्य है, अब यहाँ राज्य का अर्थ क्या होगा, हमारी जो सरकार है, कि जो भी सरकारें होंगी उनको क्या देंगे, ये निर्देश देंगे। और निर्देश भी किसका, नीति बनाने का। यानी ऐसी नीति जो हमारे भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाए, ऐसी नीति जो हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय की स्थापना करे। तो जैसा हमारी सरकार को उचित लगे, जैसे हमारी सरकार को सही सूटेबल लगे, परिस्थितियां अनुकूल लगे, तो सरकार जो है समय समय पर ऐसी नीतियां या ऐसे कानून बनाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारी सरकार का क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक करते हैं। क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक। क्या करते हैं, ये हमारी सरकार का पथ प्रदर्शक करते हैं, यानी निर्देश देते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल ले फॉर, जैसे कि आपको कोई अच्छा कार्य करना है और आपको यदि कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई निर्देश दे कि आप ऐसे कीजिए, अब आप ऐसे कीजिए, इस समय आप ये कीजिए, इस समय आपको ऐसे करना है, यानी आपके विकास के लिए, तो वो क्या होगा, आपके लिए डायरेक्शन होगा, एक निर्देश होगा। उसी प्रकार से क्या है कि ये जो नीति निर्देश तत्व हैं ये भी हमारी सरकार को क्या करते हैं, उसका
पथ प्रदर्शन करते हैं। तो तुम याद रखना कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए और हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए के लिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भारत में जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही नीचा है, यानी जो आज भी जो है पुरानी परंपराओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, मैं आपको अंग्रेजी में बोलूं कि लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए, यानी लोगों का जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऊंचा उठाने के लिए, यानी जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते थे वो अब बड़े बड़े मकानों में रहे, या जो एक मतलब जैसे कि एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह जो अपना जीवन यापन कर रहे थे वो उनको शिक्षा मिले, और जो है एक अंधविश्वास में जो जीवन जीते थे और जो है रूढ़िवादिताओं में जो जीवन जीते थे वो एक ज्ञान का जीवन जिए। तो इस प्रकार से जो है लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो है इन तत्वों का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। लेकिन इन तत्वों को मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं होगा, यानी इन तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए हमारी जो सरकार है वह बाध्य नहीं है। देखो, मूल अधिकारों को करने के लिए तो हमारी सरकार बाध्य है। यदि हमारी सरकार मूल अधिकारों का पालन नहीं करती है, ध्यान दो, यदि हमारी सरकार मूल अधिकारों का पालन नहीं करती है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारी सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जो मूल अधिकार हैं इनको तो न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, और जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यानी सरकार को उचित लगे तो सरकार इन तत्वों के ऊपर कानून बना सकती है, और यदि सरकार को उचित नहीं लगे तो सरकार इनके ऊपर कानून नहीं बना सकती, और इस बात को लेके हम न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है। तो अब आप इन दोनों में अंतर भी समझ गए होंगे कि इनको तो न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है और इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यानी यदि सरकार को उचित लगे तो सरकार इन निर्देश तत्वों के ऊपर का पालन करते हुए कानून बना सकती है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो मुझे लगता है शायद तुम्हें याद हो गया, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक किया गया है। और मौलिक अधिकारों का भाग 3 में, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक, जो हमने अभी पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर आगे हम देखेंगे कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यानी ये जो निर्देश तत्व हैं इनमें कौन कौन से निर्देश हैं, उन निर्देशों को समझने के लिए ध्यान दो मेरी बात पे कि ये जो निर्देश हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक, उनमें कौन कौन से निर्देश हैं, उन निर्देशों को हम अच्छे से समझ सकें, हमारे समझ में आ जाए, हम उनको याद कर सकें। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, यानी अध्ययन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 36 से लेकर के 51 तक जो निर्देश हैं उनमें कुछ निर्देश तो किसके हैं? आर्थिक न्याय की स्थापना करने वाले, यानी आर्थिक सुरक्षा देने वाले, और कुछ निर्देश कैसे हैं? सामाजिक न्याय से संबंधित, यानी सामाजिक सुरक्षा देने वाले, और कुछ निर्देश क्या है? शिक्षा से संबंधित हैं। कुछ निर्देश किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और कुछ निर्देश जो हैं वो पंचायती राज की स्थापना करने वाले हैं, यानी पंचायती राज से संबंधित है। और कुछ निर्देश
प्राचीन स्मारक जो हमारे भारत में हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है, और कुछ निर्देश जो है वो न्याय संबंधी व्यवस्था से संबंधित है, और कुछ निर्देश जो है हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, यानी विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आप मेरी बात को दोबारा समझो कि जो ये निर्देश तत्व हैं 36 से लेकर के और 51 तक, ये निर्देश तत्व जो है इनमें से कुछ तो क्या है, आर्थिक न्याय से संबंधित हैं, कुछ सामाजिक न्याय से संबंधित हैं, कुछ जो है शिक्षा से संबंधित हैं, कुछ प्राचीन स्मारक पंचायती राज और न्याय से संबंधित हैं, और कुछ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो अब आप तुमसे कोई पूछे कि नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर होगा वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत सही सोच रहे हैं, 36 से लेकर के 51 तक हैं। और फिर तुमसे यदि कोई पूछे कि इनमें कौन कौन से निर्देश हैं, तो आप कहना कि 5 प्रकार के निर्देश हैं। एक तो आर्थिक न्याय से संबंधित, दूसरा सामाजिक न्याय से संबंधित और सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित, तीसरा पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देश, और चौथा इसके अंदर है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश। तो आप इस प्रकार से बताएंगे। तो ध्यान दो, देखो कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने क्या किया, इनको कुछ भागों में बांट लिया, और वो भाग कौन कौन से हैं, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्व, यानी ऐसे तत्व जो आर्थिक सुरक्षा करते हैं, यानी जो हमारे भारत में क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक सुरक्षा करते हैं, या ऐसे तत्व जो हमारे यहाँ आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देश तत्व, यानी ऐसे तत्व जो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। इसके अलावा पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्याय संबंधी निर्देश तत्व, यानी ऐसे तत्व जो हमारे भारत में पंचायती राज की स्थापना करते हैं, या ऐसे निर्देश तत्व जो हमारे यहाँ प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे निर्देश जो हमारे भारत में न्याय की स्थापना करते हैं। और अंतिम जो है वो है नंबर 4 में, ऐसे निर्देश तत्व जो हमारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अब एक एक करके इन तत्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए निर्देश तत्व, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक जो अनुच्छेद हैं, उनमें से ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आर्थिक न्याय या आर्थिक सुरक्षा की स्थापना करते हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं। तो आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा की स्थापना जो करने वाले निर्देश तत्व हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देश तत्व, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक न्याय और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व। देखो प्यारे बच्चों, पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक न्याय और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तुम्हारे प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक न्याय और सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्वों का उल्लेख कीजिए, यानी उल्लेख किसका करना है, निर्देश तत्वों का। लेकिन कौन से तत्वों का, जो आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं या जो सुरक्षा करते हैं, यानी ऐसे जो आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। और तुम्हें एक बात और बता दूं मैं कि ये जो आर्थिक न्याय संबंधी निर्देश तत्व हैं, ये हमारे एक पार्ट और है आपके ए भाग में। ये तो हम ब भाग में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ए भाग में भी क्या है, एक पार्ट आएगा जिसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व
पढ़ेंगे। तो आपके अ भाग में भी है ये बिंदु और आपके ब भाग में भी ये बिंदु है, तो इसलिए आपके लिए ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बन जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सुरक्षा और न्याय संबंधी निर्देश तत्व के बारे में। आर्थिक सुरक्षा एवं न्याय संबंधी निर्देशक या निर्देश तत्व, ठीक है। और इसमें हम जो है क्या देखेंगे कि जो इसमें हम लिखेंगे अनुच्छेद, इसमें आप ऐसे लिखना कि अनुच्छेद 39 आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय से संबंधित है। क्या देखा आपने क्या देखा कि अनुच्छेद जो 36 से लेकर के और 35 तक जो अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद नंबर कौन सा? 39। इस अनुच्छेद को आप याद कर लो, 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ। यानी जब जब आर्थिक न्याय का नाम आएगा तब तक आप जो है अनुच्छेद 39 को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 39 जो है वो आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय से संबंधित है। कहने का अर्थ कि इसमें जो है आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश हैं। अब वो कौन कौन से हैं? यानी इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश हैं। इसमें आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश हैं, निर्देश तत्व हैं। यानी इसमें क्या है कि आर्थिक न्याय से जुड़े हुए निर्देश हैं, यानी प्रावधान हैं। अब वो कौन कौन से निर्देश हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, यानी अनुच्छेद जो 39 है ये आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देश हैं। और इस अनुच्छेद में जो है आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी नागरिकों को समान रूप से, यानी स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जो है क्या समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे। स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। आप समझ गए होंगे कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी आजीविका चलाने का, अपनी आजीविका जीने का क्या होगा? समान अवसर प्राप्त होगा। ऐसे नहीं है कि आप पुरुषों को तो जो है आजीविका जीने का अधिकार दें और महिलाओं को जो है अपनी आजीविका चलाने का अवसर नहीं दे। यानी आप पुरुषों को तो जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दे दें, कोई भी रोजगार करने का, महिलाओं को नहीं दे, तो क्या ये आर्थिक न्याय है क्या?
यदि आप पुरुषों को तो क्या कर दें, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कोई भी रोजगार कर सकते हैं, इसका तो आप पुरुष को तो अवसर दे दे, और आप महिला को अवसर नहीं दे, यानी महिलाओं को तो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार करने का अवसर नहीं दे, तो क्या ये आर्थिक न्याय है? क्या समझ रहे हो ना? आर्थिक न्याय नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 39 यही कहता है। अनुच्छेद 39 से जो है हमारे राज्य यानी हमारी सरकार को यह निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जो है आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। ये निर्देश हैं। ऐसे नहीं है कि आप उनके साथ भेदभाव करेंगे कि आप पुरुषों को तो दे दे महिलाओं को नहीं दे, ऐसा नहीं होगा। स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को अपनी आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे, अपनी आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे, यानी साधन प्राप्त होंगे। दूसरा जो निर्देश है वो क्या है आपके इसमें देखो कि समुदाय भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व और वितरण है, यानी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं वितरण कैसे होगा? सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से ध्यान रखते हुए किया जाएगा। यानी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण समान रूप से होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य इस बात का ध्यान रखे, राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य इस बात का ध्यान रखे कि हमारे पास जो भी भौतिक संसाधन हैं, हमारे देश के अंदर जो भी भौतिक संसाधन हैं, उनका स्वामित्व और उनका जो वितरण है वो समान रूप से होगा। ऐसे नहीं है कि आप अमीर व्यक्ति को तो जो है स्वामित्व कर दें, वितरण कर दें और किसी गरीब को छोड़ दें, यानी या फिर आप पुरुषों को तो कर दे महिलाओं को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है वो वितरण जो है वो समान रूप से होगा। ऐसे नहीं है कि आप जो है पुरुषों को तो नौकरी दे दें और महिलाओं को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। जो भी भौतिक संसाधन होंगे, अब आप देखो कि यदि एक को दे दे एक को छोड़ दे तो क्या आर्थिक न्याय की स्थापना होगी क्या? तो इसलिए अनुच्छेद 39 के अंदर दूसरा निर्देश क्या है? अनुच्छेद 39 में दूसरा निर्देश क्या है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण कैसे किया जाए? समान रूप से किया जाए, ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार से दो निर्देश हमने पढ़ लिए। इसके बाद में इसमें और भी निर्देश है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आप जो है कल इन चीज़ों को पढ़ के आए। कल आपसे आते ही मैं इनके बारे में प्रश्न पूछूंगा। देखिए आप कितना याद करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी आपकी मेमोरी स्मरण शक्ति है और आप कितना याद रख पाते हैं। इसी के साथ में मैं आज की इस क्लास में विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।